एक बार पुनः स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल में। जैसा कि हमने इंट्रोडक्टरी लेक्चर में आपको बताया था कि आज से हम मेन कोर्स की शुरुआत करेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। यूनिवर्स, सबसे पहले जो ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई है, उसके बाद में ब्रह्मांड की उत्पत्ति के बाद में आकाशगंगाएँ, गैलेक्सी जिसको हम बोलते हैं, गैलेक्सी के बाद में सोलर सिस्टम, सौर परिवार। तो हम देखते हैं कि यूनिवर्स लगभग मानते हैं, ऐसी जो थ्योरीज़ हैं उनका मानना ये है एक ब्लैक होल था। उसके बिग बैंग थ्योरी के अकॉर्डिंग एक ब्लैक होल था, वो उसमें महाविस्फोट एक होता है, उसके माध्यम से यूनिवर्स की रचना होती है, सृजन होता है, ब्रह्मांड की रचना होती है। और वो छोटे छोटे गैलेक्सीज़ में, मंदाकिनी में, आकाशगंगाओं में एक दूसरे से आज भी दूर जा रहे हैं। तो यूनिवर्स 1380 करोड़ वर्ष पूर्व बिग बैंग थ्योरी के अनुसार क्रिएट हुआ, उसकी रचना हुई। उसके बाद गैलेक्सी जिसको हम आकाशगंगा और मंदाकिनी कहते हैं, गैलेक्सी अरबों गैलेक्सी हैं उस यूनिवर्स में। उसके बाद सोलर सिस्टम, एक गैलेक्सी में ऐसे अरबों सूरज हैं, हमारे सूरज जैसे अरबों सूरज हैं। तो एक सूरज मिलके एक सोलर सिस्टम, एक सौर परिवार का गठन करता है। और उसी के अंतर्गत एक प्लैनेट, ग्रह, उसी एक प्लैनेट, एक ग्रह का नाम है पृथ्वी, जिस पे हम सारी एक्टिविटीज़ करते हैं, जिस पे हमारा अस्तित्व है, एग्जिस्टेंस है। और हमें उसी पृथ्वी का अध्ययन करना है, उसकी पृथ्वी पर हिस्टोरिकल और जो कॉन्स्टिट्यूशनल और पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स हुए हैं शुरुआत से लेकर, उसका अध्ययन करना है। चूँकि हमने ब्रह्मांड की उत्पत्ति से इसलिए लिया है कि एक इंटीग्रेटेड वे में, कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति, उसके बाद में उसके अंदर कैसे गैलेक्सी बनती हैं, गैलेक्सी के अंदर कैसे सोलर सिस्टम बनते हैं, सोलर सिस्टम के अंदर कैसे प्लैनेट बनते हैं। और इसी तरीके से आप देखते हैं कि हम उसी एक प्लैनेट, जिसमें जैसे हमारे सौर परिवार में 8 ग्रह हैं, उसी में से एक ग्रह है पृथ्वी, उसमें होने वाली क्रियाओं का हम अध्ययन करेंगे। पृथ्वी लगभग 400 करोड़ वर्ष पूर्व, ऐसा मानना है 400 करोड़ वर्ष पूर्व पृथ्वी का सृजन हुआ है। और लगभग 300 करोड़ वर्ष पूर्व लाइफ, जो पहला जीवन मानते हैं, जो वैज्ञानिक उत्थान हुए हैं, वैज्ञानिक उत्थान के अनुसार जो भी हमारे पास जो वैज्ञानिक तथ्य हैं उनके अनुसार हम ये मानते हैं 370 करोड़ वर्ष पूर्व सूक्ष्म जीवन का अस्तित्व पृथ्वी पर हुआ है। उसके बाद में लगभग 3 करोड़ वर्ष पूर्व ऐप, कपी मानव जिसे हम कहते हैं, उनका अस्तित्व हमें किताबों के माध्यम से पता लगता है, जो भी हमारे रिसर्चेज हुए हैं उनके माध्यम से पता लगता है। लगभग 3 करोड़ वर्ष पूर्व कपी एग्जिस्टेंस में आए हैं, जिनको हम कपी मानव कहते हैं। उसके बाद से जो ह्यूमन डेवलपमेंट शुरू होता है, कपी से मानते हैं कि ह्यूमन डेवलपमेंट, जो आज का आधुनिक मानव है, होमो सेपियंस, उसका धीरे धीरे वहाँ से डेवलपमेंट शुरू होता है। तो हम देखते हैं कि रामापिथेकस से लेके ऑस्ट्रोपिथेकस, होमो हैबिलिस, होमो इरेक्टस, क्रो-मैग्नन, होमो सेपियंस। एक मोटी मोटी जानकारी देने का उद्देश्य ये है कि आप उन फैक्चुअल इंफॉर्मेशन को कनेक्ट कर पाएँ, कैसे ह्यूमन डेवलपमेंट हुआ है और कैसे होमो सेपियंस आया है। चूँकि हम एंशिएंट हिस्ट्री में हम पढ़ाई की शुरुआत करते हैं वो स्टोन एज से करते हैं, पाषाण काल से करते हैं। लेकिन पूर्व की जो स्टोरी है, पूर्व की जो कहानी है ब्रह्मांड से लेके होमो सेपियंस तक, उसको बताने का उद्देश्य सिर्फ इतना है कि आप उससे कनेक्ट हो जाएं ठीक तरीके से। हिस्ट्री की पढ़ाई करने से पहले, शुरुआत करने से पहले हम आपको बताना चाहते हैं कि हिस्ट्री का हम 3 कैटेगरी में अध्ययन करते हैं। पहली कैटेगरी है प्राग ऐतिहासिक काल, दूसरी कैटेगरी है आग ऐतिहासिक काल, और तीसरी ऐतिहासिक काल या इतिहास, जिसका अध्ययन हम आधुनिक काल में करते हैं। देखिए इन तीनों में क्या क्या अंतर हैं। सबसे पहले प्री हिस्ट्री, जिसको हम प्रागैतिहासिक काल कहते हैं, प्रोटो हिस्ट्री आगे ऐतिहासिक काल कहते हैं, और हिस्ट्री ऐतिहासिक काल कहते हैं। इन तीनों में डिफरेंसेस क्या हैं। प्री हिस्ट्री में हमें कोई भी लिपि नहीं मिलती है, कोई भी स्क्रिप्ट नहीं मिलती है, लेखन कला का विकास नहीं हुआ होता है। जो भी हम उनके सामाजिक, राजनीतिक या आर्थिक जानकारी के जो सोर्स हैं, हमारे स्रोत हैं, वो पुरातत्व अवशेष हैं, उनके आधार पर ही हम एक कंक्लूजन ड्रॉ करते हैं। प्रोटो हिस्ट्री में हम देखते हैं कि लिपि
मिलती है, पुरातत्व अवशेष भी मिलते हैं। जो लिपि मिलती है उसको पढ़ा नहीं जा सका है, लिपि मिलती है लेकिन उसको पढ़ा नहीं जा सका है, और ऐसी उम्मीद जताई जाती है कि भविष्य में उस लिपि को हम डिकोड कर सकते हैं, तो इसको एक प्रोटो हिस्ट्री कैटेगरी में रखते हैं। उसके बाद में जो तीसरी कैटेगरी है हिस्ट्री, इसमें लिपि मिलती है, उसको पढ़ा भी जा सकता है, और पुरातत्व अवशेष के जो भी चीज़ें मिलती हैं उनको उस लिपि के माध्यम से, जो लिटरेचर मिलता है हमें उसके माध्यम से हम वेरीफाइड करते हैं। तो जो ऐतिहासिक रूप से जिस हम सामग्री का अध्ययन करते हैं, जिस टेक्स्ट का अध्ययन करते हैं, वो वेरीफाइड होती है, जो उसके अंदर तथ्य होते हैं वो वेरीफाइड होते हैं। तो हम कह सकते हैं कि आने वाले समय में जो प्रोटो हिस्ट्री कैटेगरी में जो लिपि है उसको डिकोड किया जा सकता है, और उसके बाद जो हम आज की डेट में पुरातत्व अवशेष के आधार पर उनकी सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक और अन्य व्यवस्थाओं को समझने का प्रयास करते हैं, और लिपि को जिस दिन डिकोड कर लेते हैं तो उसमें और क्लियरिटी आ जाती है। अब देखिए, हमने आपको इस डायग्राम के माध्यम से समझाने की कोशिश की है कि जैसे ये बड़ा वाला सर्किल है, ये यूनिवर्स है, उसके अंदर गैलेक्सी है, गैलेक्सी के अंदर सोलर सिस्टम है, और सोलर सिस्टम के अंदर प्लैनेट है। उसी एक प्लैनेट अर्थ का हम अध्ययन कर रहे हैं। चूंकि एक इंटीग्रेटेड वे में हमारा बताने का तात्पर्य है, इसीलिए मैंने यूनिवर्स से लेके गैलेक्सी, सोलर सिस्टम, प्लैनेट, अर्थ, लाइफ, ऐप, रामापिथेकस, ऑस्ट्रेलोपिथेकस, होमो हैबिलस, होमो इरेक्टस, क्रोमैग्नॉन, होमो सैपियंस। हिस्ट्री को 3 कैटेगरी में रखते हैं, प्री हिस्ट्री, प्रोटो हिस्ट्री, हिस्ट्री। प्री हिस्ट्री को उदाहरण के तरह समझना हो तो हम स्टोन एज को लेते हैं। स्टोन एज में लेखन कला का विकास नहीं था, लेकिन उनमें जो भी हमें औजार मिले हैं, जो भी गुफाएं मिली हैं, जो भी उनमें चित्रकारी मिली है, उनके आधार पर हम एक कंक्लूजन ड्रा कर सकते हैं कि हाँ, उनकी सामाजिक व्यवस्थाएं ऐसी रही होंगी, आर्थिक व्यवस्थाएं, राजनीतिक व्यवस्थाएं ऐसी रही होंगी। प्रोटो हिस्ट्री कैटेगरी में हम लगते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन को, सिंधु घाटी सभ्यता को। सिंधु घाटी सभ्यता में हमें लिपि तो मिली है उनकी, लेकिन उस लिपि को आज तक हम पढ़ नहीं पाएंगे। इसी तरीके से हिस्ट्री में हम देखते हैं कि जो प्री मौर्य पीरियड है या मौर्य पीरियड है, और जो वैदिक एज है, उससे हम ये अनुमान लगा लेते हैं कि वहाँ पे हमें लिपि का विकास मिलता है, और वहाँ से ये अनुमान लगना शुरू हो जाता है कि जो भी ऐतिहासिक इमारतें हैं या जो भी ऐतिहासिक चीज़ें हैं जो पुरातत्व अवशेष के माध्यम से हमें प्राप्त हुई हैं, उनको हम लिपि के माध्यम से, लिटरेचर के माध्यम से वेरीफाई कर लेते हैं, उन तथ्यों का वेरिफिकेशन हो जाता है। अब हम अगली स्लाइड में इसी कहानी को हम आगे बढ़ाते हैं। इतिहास के विषय में एक सबसे रोचक बात यह है कि इतिहास के विषय में आपको उसके हर एक सेगमेंट के बारे में कुछ कुछ पता होना चाहिए, लेकिन कुछ सेगमेंट के बारे में आपको सब कुछ पता होना चाहिए। इतिहास पढ़ने की हमारी अप्रोच ऐसी होनी चाहिए। दूसरा इम्पॉर्टेंट बात यह है इतिहास को लेकर कि डेट्स के प्रति हमारा अट्रैक्शन ज़्यादा रहता है, लेकिन अगर आप घटनाओं को क्रमबद्ध तरीके से जोड़ने में कामयाब हो जाते हैं तो डेट्स ऑटोमेटिक आपको याद हो जाती हैं। तीसरी बात यह है कि इतिहास में हम ये मानते हैं कि इतिहास पढ़ने का हमारी जो अप्रोच है, उस अप्रोच में हम इतिहास को एक समग्रता के साथ अध्ययन करें कि हमने एंशिएंट इंडिया को पढ़ा पहले, फिर मेडिवल इंडिया को पढ़ा मैंने, फिर मॉडर्न इंडिया को पढ़ा मैंने, और कैसे कैसे चीज़ें कनेक्ट होती हैं। इस कनेक्शन को जब हम समझ जाते हैं तो इतिहास को पढ़ने और समझने की हमारी जो सूझबूझ होती है उसमें काफ़ी इजाफा होता है, और हम इसके प्रति काफ़ी सही जानकारी प्रस्तुत कर पाते हैं। आइए अब नेक्स्ट स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं। आइए चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। नेक्स्ट स्लाइड में हम देखते हैं, पहली स्लाइड में हमने चर्चा की यूनिवर्स से लेकर होमो सेपियंस तक। अब हम होमो सेपियंस से आगे की तरफ बढ़ेंगे। उसके बाद है स्टोन एज, जिसको हम पाषाण काल कहते हैं। पाषाण काल को भी 3 भागों में डिवाइड किया गया है अध्ययन की सुविधा के लिए। पैलियोलिथिक, मीजोलिथिक और नियोलिथिक। पुरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल। पैलियोलिथिक को भी अध्ययन की सुविधा अनुसार 3 भागों में डिवाइड किया गया है। लोअर पैलियोलिथिक, मिडिल पैलियोलिथिक, हायर पैलियोलिथिक। निम्न पुरा पाषाण काल, मध्य पुरा पाषाण काल, उच्च पुरा पाषाण काल। पैलियोलिथिक प्रारंभ से, मतलब सृष्टि का जब से प्रारंभ हुआ है, जब से हमें उसके पुरातत्व अवशेष मिले हैं, प्रारंभ से लेके
लगभग 10,000 BC तक। एक्चुअली BCE मैंने यहाँ पे मेंशन किया है, पहले हम बिफोर क्राइस्ट कहते थे इसको, अब जो आजकल की भाषा में एक्चुअली कहा जाता है किसी एक धर्म का, किसी एक नस्ल विशेष का क्यों ऐसा दबदबा हो कि पूरे विश्व में उसी के इर्द गिर्द चीज़ें हों, इसलिए अब हम देखते हैं जो चलन में आ चुका है, बिफोर क्राइस्ट की जगह पर बिफोर कॉमन ईरा और AD की जगह पर आ चुका है कॉमन ईरा। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे BCE का मतलब है बिफोर कॉमन ईरा, मतलब BC बिफोर क्राइस्ट की जगह पे इसको रिप्लेस करके बिफोर कॉमन ईरा किया गया है, प्रारंभ से लेके 10,000 BC तक। उसके बाद पैलियोलिथिक में लोअर पैलियोलिथिक प्रारंभ से 1 लाख BCE तक, मिडिल 1 लाख से 40,000 BCE तक, हायर 40,000 से 10,000 BCE तक, मेसोलिथिक 10,000 से 5500 BCE तक और नियोलिथिक 5500 से 3000 BCE तक। हमने देखा स्टोन एज में जो उपकरण बनाए गए हैं वो पाषाण से बनाए गए हैं, पत्थरों से बनाए गए हैं, इसीलिए हम उस काल को, उस अध्ययन काल में जो भी हमें पुरातत्व अवशेष के माध्यम से जानकारी मिलती है, इसीलिए हमने उसका टाइटल रखा है पाषाण काल, क्योंकि पाषाण से निर्मित हमें औजार वहाँ से मिलते हैं। उसके बाद में हम देखते हैं कि जो प्रथम धातु मानव ने पृथ्वी पर जिस धातु का प्रथम रूप से प्रयोग किया है वह है कॉपर, तांबा का प्रयोग किया। तो तांबा को जब उसने पाषाण के साथ, पत्थर के साथ अटैच किया, जोड़ा, तो एक शब्द, नया शब्द बनकर निकला है, पत्थर प्लस तांबा, ताम्र पाषाण। पत्थर और तांबा को मिलाने से ताम्र पाषाण, इस तरीके की जो संस्कृतियाँ मिली हैं हमें, जिन हम भारत के संदर्भ में अध्ययन कर रहे हैं, तो भारत के संदर्भ में भारत के भौगोलिक क्षेत्र में जहाँ जहाँ ये संस्कृतियाँ मतलब निर्माण हुआ है, जहाँ ये संस्कृतियाँ पनपी हैं, हम उन क्षेत्रों का अध्ययन करेंगे, उन संस्कृतियों का अध्ययन करेंगे। तो हम देखते हैं पत्थर और तांबा को मिलाकर ताम्र पाषाणिक संस्कृतियाँ, जिसको चारकोलिथिक संस्कृतियाँ भी हम कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हमने लिखा है यहाँ पे बनास और आहार की संस्कृतियाँ, जैसे राजस्थान में ये क्षेत्र पड़ता है। कायथा संस्कृति ये मध्य प्रदेश में, मालवा संस्कृति ये भी मध्य प्रदेश में, जोरवे संस्कृति ये महाराष्ट्र में, और भी अन्य संस्कृतियाँ हैं, लेकिन ये महत्वपूर्ण हैं, चर्चित हैं और बहुत ही प्रतियोगी परीक्षाओं के दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं। इन पे हम डिटेल में अध्ययन करेंगे, लेकिन हम यहाँ पे आपको समझाना चाहते हैं कि पत्थर जहाँ तक मानव ने इस्तेमाल किया तो हम उसको स्टोन एज में रखते हैं। पत्थर के बाद जो सबसे पहली धातु उपयोग में लाई है वो है तांबा। तो हमने देखा है तांबा और पत्थर को मिलाने से जिन संस्कृतियों का निर्माण हुआ है वो ताम्र पाषाणिक संस्कृतियां हैं, जिसमें तांबा को पत्थर के साथ जोड़कर नए नए औजारों का निर्माण किया गया है। अब हम देखते हैं कि इसी प्रोसेस को एक स्टेप आगे बढ़ाते हैं, मानव कैसे कैसे डेवलप हो रहा है, कैसे कैसे उसका क्रमिक विकास हो रहा है इस प्रोसेस के थ्रू। तो हम देखते हैं ताम्र पाषाणिक संस्कृतियों से तांबा एक धातु, दूसरी टिन धातु, तो एक तांबा धातु, दूसरी टिन धातु, दोनों धातुओं को मिलाकर एक नया मिश्रित धातु कांसा, जिसको हम ब्रॉन्ज कहते हैं। तो एक नई संस्कृतियों का प्रकार पैदा हुआ है, नई प्रकार की संस्कृतियां पैदा हुई जिनको हम कांस्य युगीन संस्कृतियां कहते हैं, जिसमें कांसा का बहुत चलन था। तो ऐसी संस्कृति जिसका हम अध्ययन प्राचीन भारत के संदर्भ में करते हैं, बहुत ही लोकप्रिय, बहुत ही महत्वपूर्ण है, हर एक परीक्षा में उससे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। उस संस्कृति का नाम है, उस सभ्यता का नाम है इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी सभ्यता। चूँकि इसका जो फेज है, जो चरण है, कि इसका जो काल है, कालक्रम के बारे में लगातार रिसर्चेस हो रहे हैं, तो कई मतभेद हैं, लेकिन जो उसका प्रमाणिक है 2500 से 1700 BCE या 2500 से 1500 BCE, ये इन दोनों को ठीक ठाक रूप में प्रमाणिक माना जाता है। उसके बाद हम देखते हैं कि इसी तरीके से आगे वैदिक एज, जब हम सिंधु घाटी सभ्यता से आगे बढ़ते हैं तो वो वैदिक एज है। वैदिक एज को दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, एक तो ऋग्वैदिक, दूसरा लेटर वैदिक एज। ऋग्वैदिक पीरियड को हम ऋग्वैदिक इसलिए कहते हैं, जो हमारे सबसे प्राचीन वेद है ऋग्वेद,
उसकी रचना इस काल में हुई 1500 से 1000 BCE के मध्य। इसीलिए इस काल को हम ऋग्वैदिक एज या ऋग्वैदिक काल कहते हैं। उसके बाद जो अन्य 3 वेद हैं, मुख्य रूप से 4 वेद हैं, तो जो अन्य 3 वेद हैं उनकी रचना लेटर वैदिक पीरियड में होती है, जो 1000 से 600 BCE के मध्य है। चूँकि इन दोनों को अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड करने के पीछे क्या कारण है, आखिर कौन सी ऐसी एक घटना हुई है 1000 BC के आसपास कि हम वैदिक पीरियड को ऋग्वैदिक और लेटर वैदिक एज, ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल में डिवाइड करते हैं। इसकी चर्चा जब हम इसको एक्सप्लेन करेंगे, जब डिटेल में इसको वैदिक एज को एक्सप्लेन करेंगे तो ठीक से समझेंगे। अब हमने देखा है कि जो वैदिक एज हम पढ़ेंगे और एक जो कांस्यक्यून सभ्यता है, इंडस वैली सिविलाइजेशन, इसका अध्ययन करेंगे। तो इसके अध्ययन में हम किन किन बिंदुओं पर चर्चा करेंगे और मुख्य रूप से वो सारे बिंदुओं को कवर करेंगे जो हर एक प्रतियोगी परीक्षा में पूछे जाते हैं। कोई भी उम्मीद करेंगे कोई भी फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन हमारे इस कंटेंट से बाहर ना जाए, कोशिश करेंगे। देखिए, सामाजिक व्यवस्था उनकी कैसी रही है इंडस वैली सिविलाइजेशन और वैदिक एज की, आर्थिक व्यवस्था कैसी रही है, राजनीतिक व्यवस्था क्या थी, व्यापार था कि नहीं था तो कैसा होता था, मुद्रा व्यवस्था थी कि नहीं थी, किस तरीके से क्या वस्तु विनिमय था, वस्तु विनिमय था उसके बाद कैसे व्यापार होता था, इन सब बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। भौगोलिक विस्तार कि आखिर सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार किस क्षेत्र में था, वैदिक एज का, वैदिक सभ्यता का विस्तार किस एज में था, कौन से क्षेत्र में था, आखिर इन सारी बड़ी बड़ी सभ्यताओं का पतन कैसे हुआ, उनमें क्या लिपियां थी, कोई स्क्रिप्ट थी, अगर स्क्रिप्ट थी तो कौन से साहित्य लिखे गए, उन साहित्यों का भी अध्ययन करेंगे। तो हमने देखा है कि हमने यूनिवर्स से गैलेक्सी, गैलेक्सी से सोलर सिस्टम, सोलर सिस्टम से हम प्लैनेट, प्लैनेट से हम पृथ्वी जिसका हम अध्ययन कर रहे हैं, पृथ्वी से हमने देखा है कि हमने ह्यूमन डेवलपमेंट को पढ़ा है। तो ह्यूमन डेवलपमेंट में हमने देखा है कि रामापिथेकस, रामापिथेकस से ऑस्ट्रेलोपिथेकस, ऑस्ट्रेलोपिथेकस से होमो हैबिलिस, होमो इरेक्टस, क्रोमैग्नॉन, क्रोमैग्नॉन से होमो सेपियंस तक की यात्रा की। होमो सेपियंस के बाद हमने स्टोन एज, पाषाण काल, पाषाण काल को समझा है कि पाषाण काल में 3 भागों में विभाजित किया गया है, पुरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल। पूरा पाषाण काल को भी 3 भागों में डिवाइड किया गया है अध्ययन की सुविधानुसार, निम्न पुरा पाषाण काल, मध्य पुरा पाषाण काल और उच्च पुरा पाषाण काल। उसके बाद हम देखते हैं कि किस तरीके से पत्थर, पाषाण प्लस मानव द्वारा उपयोग की गई प्रथम धातु तांबा का आपस में मिश्रण के द्वारा जो उपयोग किया जाता है जिन संस्कृतियों के द्वारा, वो संस्कृतियाँ कहलाती हैं ताम्र पाषाणिक संस्कृतियाँ। उन ताम्र पाषाणिक संस्कृतियों का भी हमने अध्ययन किया है, हमने उसको डिटेल में समझने के लिए आगे स्लाइड बना रखी है, लेकिन पहले हमने एक क्रमबद्ध तरीके से, एक इंटीग्रेटेड तरीके से समझने का प्रयास किया है। हमने देखा है कि वो संस्कृतियाँ बनास आहार संस्कृतियाँ, कायथा संस्कृतियाँ, मालवा संस्कृतियाँ, जोरवे संस्कृतियाँ, इसके अलावा भी अन्य संस्कृतियाँ हैं, उनका भी अध्ययन करेंगे। इसके बाद हम देखते हैं कि तांबा पत्थर, इसके बाद उस तांबे में एक टिन धातु का उपयोग करके एक नई मिश्रित धातु बनाई जाती है जिसको हम कांसा कहते हैं, ब्रॉन्ज कहते हैं। तो एक नई संस्कृतियों का हम देखते हैं चलन शुरू होता है, कांस्ययुगीन संस्कृतियाँ। उन संस्कृतियों के अधीन हम जिस सभ्यता का अध्ययन करते हैं जो सबसे महत्वपूर्ण है प्राचीन भारतीय इतिहास में, सिंधु घाटी सभ्यता, इंडस वैली सिविलाइजेशन। इंडस वैली सिविलाइजेशन में हम अध्ययन करने के बाद जिस काल का अध्ययन करते हैं उसको हम वैदिक एज कहते हैं, वैदिक युग कहते हैं। वैदिक युग को भी हमने 2 भागों में डिवाइड किया है, ऋग्वैदिक और उत्तर वैदिक। ऋग्वैदिक और उत्तर वैदिक को डिवाइड करने का आधार क्या है, क्या उसके पीछे ऐतिहासिक कारण हैं, क्या उसके पीछे ऐसी क्रांतिकारी घटना रही है 1000 BCE के मध्य में या आसपास, कि उसको हम 2 भागों में विभाजित करते हैं। आगे की इस इंटीग्रेटेड क्लास को चलाने के लिए हम अब नए वीडियो में मिलते हैं आपसे। तो आज के लिए मुझे ऐसा लगता है कि यूनिवर्स से लेके वैदिक एज तक की एक क्लियरिटी, एक मोटी मोटी जानकारी, आपको इंटरकनेक्टेड जानकारी प्राप्त हुई है। और अब नेक्स्ट स्लाइड में या नेक्स्ट वीडियो में हम आपको मिलेंगे इसी की आगे की कहानी को बढ़ाने के लिए। धन्यवाद।